Hello guys, welcome back to my channel Pencil Biology. In today's lecture we are going to see that how to study for the unit plant physiology, that is unit number 6 in our syllabus. हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि इसको कैसे पढ़ें ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर पता चल जाए कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं और आपके पास पूरा फ्लो चार्ट हो, ग्राफ हो कि हाँ भाई ऐसे प्रिपेयर करना है तो आसानी होगी प्रिपरेशन में। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स के ऐसे ही लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनको भी देख लीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भाई तैयारी कैसे करनी है किसी स्पेसिफिक यूनिट के लिए। तो अगर हम यहाँ पर शुरुआत करें, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो एज यूजुअल जब मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना तो एनसीईआरटी से शुरुआत करके ले लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी? 11th क्लास की एनसीईआरटी में प्लांट फिजियोलॉजी दे रखी है। इवन प्लांट फिजियोलॉजी की पूरी यूनिट है 11th क्लास की एनसीईआरटी में, वो पढ़ लो। उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन, वो सारे लेक्चर्स एक बार पढ़ के ले लो। उससे क्या होगा, उससे आपको काफ़ी तरह से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई है क्या प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना एनसीईआरटी से ही आपको क्लियर बनाएंगे। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि इनके साथ आप आगे बढ़िए। एक बार अगर आपने यहाँ पर एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली ना, फिर अपना सीएसआईआर नेट के हिसाब से तैयारी करना हम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि देखो भाई फोटोसिंथेसिस होती क्या है। सबसे पहले ये देखना कि फोटोसिंथेसिस नामक चीज होती क्या है, उसका जो रिएक्शन होता है वो जो बेसिक रिएक्शन नहीं होता CO2 + H2O वाला रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें क्या ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ये रिएक्शन के बारे में और फोटोसिंथेसिस क्या है। आई नो आपको काफी, आप में से सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना इसके बारे में। उसके बाद अगर हम शुरू करेंगे तो आप देखना सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस वहीं पे चल रही है। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में स्ट्रोमा क्या है, ग्रेना क्या होता है, वहीं लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा में क्या होगा, ग्रेना में क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें आप देख लेना। इसके साथ साथ ही आप देखना कि भाई फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्लांट्स तो है ही है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दोनों टाइप के होते हैं, दैट इज एरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो वो क्या है भाई, एनएरोबिक क्या होता है, एरोबिक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में एरोबिक फोटोसिंथेसिस कौन सा है, एनएरोबिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, आपको हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे अब आप देखना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। अब किसके बारे में देखना है आपको, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में देखना है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल भी एक नहीं होता, क्लोरोफिल के भी टाइप होते हैं A, B, C, D। तो इन सब के बारे में देखना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है। मेन आपको किसके बारे में देखना होगा, A और B के बारे में देखना होगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है। A और B में जो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है बहुत थोड़ा सा होता है। तो ये डिफरेंस होता क्या है दोनों के बीच में, CHO CH3 का जो डिफरेंस होता है वो क्या है। उसके अलावा यहाँ पर पिगमेंट्स में आपको ये बात भी देखने की कौन सा असेसरी पिगमेंट है और कौन सा असेंशियल पिगमेंट है, कौन सा असेंशियल पिगमेंट है और कौन सा असेसरी पिगमेंट है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होता है, नहीं जी, क्लोरोफिल के अलावा भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरोटेनॉइड प्रेजेंट होता है, फाइकोबिलिन प्रेजेंट होते हैं, फाइकोबिलिन प्रेजेंट है। उसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम से ही पता चल रहा है ऐसा क्लोरोफिल जो कि किस में प्रेजेंट होगा, ऐसा क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। तो इनके बारे में अच्छे से देख लेना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद आपको क्या देखना होगा, इसके बाद लेट्स मूव फर्दर। एक बार आपने पिगमेंट्स देख लिए, उनके बारे में देख लिया कि कौन सा भाई असेंशियल है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सब देखने के बाद आप बढ़ना आगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको देखना होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कुछ छोटी मोटी टर्म्स है जैसे कि होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्या, इसके बारे में देखना है। इसके अलावा होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम ये एक्शन स्पेक्ट्रम, तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें देख लेना, ठीक है। इससे आपका अभी ये जो थोड़ा पिगमेंट वगैरह का पार्ट खत्म हो जाएगा। पिगमेंट्स को मैं फिर से बोल रही हूँ कि अच्छे से देख के लेना पिगमेंट्स के बारे में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे अब आपको क्या पढ़ना होगा, आगे अब आपको पढ़ना होगा अबाउट दी एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी है जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा, एक्सपेरिमेंट्स।
ठीक है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ लेना, जैसे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, इंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या बताया था, इंगल्समैन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जैसे कि स्पेक्ट्रम वो लिया था, प्रिज्म लिया था, फिर प्रिज्म से देखा था लाइट पास करके कहाँ पे ग्रो होते हैं बैक्टीरिया, काइंड लाइक दैट ऑफ। फिर नील्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके अलावा रूबन एंड कैमिन्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे प्रूव किया था कि भाई ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इस तरीके से ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है इंपॉर्टेंट भी है। और ये सब इनफैक्ट आपको 11th की एनसीईआरटी में भी आपको ये सारे मिल जाएंगे विदाउट एनी कोई मशक्कत किए हुए। ठीक है, इसके अलावा ना फिर अगर आप देखोगे तो दो टाइप की आपको रेज मिलती है, जैसे हमें पता है ना वेवलेंथ होती है पूरी, तो विजिबल लाइट होती है पूरी वेवलेंथ, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है रेड वेवलेंथ और एक होगी फार रेड वेवलेंथ। तो भाई ये दोनों वेवलेंथ क्या है इसके बारे में देखना आप कि फार रेड वेवलेंथ क्या है और रेड वेवलेंथ क्या होती है, इन दोनों के बारे में पता होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। फिर अगर हम देखें तो हमें जनरली पता है कि अगर एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है तो ऑब्वियसली उसको लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो लाइट में वो इलेक्ट्रॉन्स को भी एब्जॉर्ब करता है, तो उसके क्लोरोफिल में लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसपोर्ट करता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट जैसा हमारे केमिस्ट्री में भी होता है ना, एक्साइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उस तरीके का फंडा है जिसको बोलते हैं फॉस्टर ट्रांसफर। इसको देखना, इसमें आता है, इसको दिया था इमर्सन एंड चार्टन का है ये, ठीक है, तो ये रोल होता है, तो ये देख लेना फॉस्टर ट्रांसफर। इसमें क्या बताया गया है कि भाई सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके आगे अगर हम देखें, इसके आगे अब आपको देखना होगा रेड ड्रॉप फिनोमेनन, इसके आगे आप देखना रेड ड्रॉप फिनोमेनन कि भाई रेड ड्रॉप क्या होता है, ये भी उसी से ही रिलेटेड है, वो जो हमने रेड लाइट देखी ना, रेड लाइट एंड फार रेड लाइट होती है, उसी से ही ये रिजेंबल करता है, तो ये देख लेना। उसके अलावा फिर ये सब हो जाएगा, ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, रेड ड्रॉप फिनोमेनन, रेड लाइट, फार रेड लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना मत, आपको आगे काम आएगा जितना भी हम प्रोसेसेस देखेंगे। इसके बाद अब आपको क्या देखना है, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम बोल सकते हैं या फिर पिगमेंट सिस्टम बोल सकते हैं। जो पिगमेंट होता है उसका पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें से पूरा काम चल रहा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक पिगमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि साथ में काम करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें होती है, एक होता है रिएक्शन सेंटर और एक होता है एंटीनल सेंटर। तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंटीनल सेंटर में भी दो टाइप होते हैं, सेंटर है, एंटीनल सेंटर में भी दो टाइप होता है, एक होता है कोर और एक होता है पेरिफेरल, तो इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वहीं यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में PS1 क्या है भाई, PS2 क्या है, ये तो स्टार मार्क है PS1 एंड PS2 के बारे में। फिर ये PS2 और PS1 में कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या पिगमेंट्स होते हैं, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए PS1 एंड PS2 के साथ। इसी में ही इन दोनों से रिलेटेड एक और चीज़ आती है एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड। एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड क्या होता है कि भाई ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, PS1 कहाँ प्रेजेंट और PS2 कहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कुछ जगह को प्रेस्ड बोला जाता है, यानी कि वो प्रेस्ड जगह, और एप्रेस्ड यानी कि नॉन एप्रेस्ड यानी कि वो प्रेस्ड जगह नहीं है। तो वो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फंडा होता है, आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपको क्या देखना होगा कि लाइट रिएक्शन। अब आपको सबसे पहले टॉपिक कौन सा पकड़ना है, लाइट रिएक्शन पकड़ना है। जब आपने एक बार पिगमेंट्स के बारे में देख लिया तो लाइट रिएक्शन को इनहिबिशन करने के लिए कौन सी ड्रग्स होती है वो देख लेना। जैसे कि दो जो मेन ड्रग है वो है पैराकॉट, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, या फिर DCMV। ठीक है, दो ड्रग्स के बारे में अच्छे से देख लेना, और भी आपको कुछ मिल जाएगी उसके बारे में अच्छे से देख लेना। ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या होता है ऑब्वियसली ये भी आपको पता होना चाहिए क्लियरली। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, उसके लिए कौन सा फोटो सिस्टम लग रहा है, ये सब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो इसी में ही लाइट रिएक्शन में ही क्या आएगा, एक आता है नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको जेड स्कीम भी कहते हैं, आपने सुना होगा नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर जेड स्कीम भी उसको बोला जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कैसे फ्लो हो रहा है, उसमें ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। PS1 के पास कैसे आता है इलेक्ट्रॉन, PS2 के पास कैसे आता है, सबसे पहले लाइट इलेक्ट्रॉन देती है या वाटर इलेक्ट्रॉन देती है। ये तो हमेशा का बेस्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, लाइट या फिर वाटर। इसी की तरह से पास कैसे होता है, प्लास्टोसाइनिन से कैसे पास होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे पास होता है।
बेसिकली लाइट रिएक्शन में हो रहा क्या रहा है, लाइट रिएक्शन में हम जो है हमारा जो प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हमें सिंथेसिस करनी है, उसके लिए हम एटीपी और एनएडीपीएच इकट्ठा कर रहे हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो रिएक्शन है उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है। तो ये देख लेना। इसी के अंदर एक और चीज़ आती है, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो भाई ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें कौन से मेटल आयन का यूज़ होता है, इस तरीके से चीज़ें देख लेना। ये भी भैया इलेक्ट्रॉन को कैसे पास किया जाता है, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ही एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है, किस कहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होगी, इसमें ही थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ही एक और होता है, दैट इज साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने देखा एक होता है नॉन साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं, इसको जेड स्कीम क्यों बोलते हैं, इसमें किस तरीके से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें एनएडीएच बनता है या इसमें एटीपी बनता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच में डिफरेंस क्या है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब देख लिया। इसके बाद अब आपको क्या देखना होगा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये काफ़ी कुछ आपने लाइट रिएक्शन तक निपटा लिया। अब लाइट रिएक्शन के बाद आपको क्या पढ़ना होगा, लाइट रिएक्शन के बाद अब आपको पढ़ना होगा डार्क रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन पे। लेट मी टेक वन न्यू स्लाइड। सो अब हमें क्या पढ़ना है, डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अब मैं मार्क कर देती हूँ डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में कार्बन का फिक्सेशन होगा। कार्बन का फिक्सेशन होना मतलब ये एक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम वो जो रिएक्शन लिखते हैं ना, वो एक्चुअल में कार्बन को फिक्स किया जाएगा। इसमें ही वही एंजाइम आता है जिसके बारे में आपने सुना होगा, रुबिस्को, जो कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, ठीक है। कार्बन फिक्सेशन होता है यहाँ पे। डार्क साइकिल को केल्विन साइकिल भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। इसमें शुरुआत होती है RuBP पे और एंड होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पे। इस पे एंड कहाँ होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पे इसका एंड होता है। तो यहाँ पे ये पूरी सिंथेसिस कैसे चलती है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन स्टेप होता है, उसके अलावा रीजनरेशन का स्टेप होता है। तो ये सारे भाई कैसे चल रहे हैं, ये सारे स्टेप्स क्या क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा आप देख लेना कि रेगुलेशन ऑफ केल्विन साइकिल कैसे हो सकती है, क्योंकि हम रेगुलेट, ऑब्वियसली साइकिल है तो हम रेगुलेट तो कर ही सकते हैं केल्विन साइकिल को, तो इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड में बनता क्या है, एंड में इसमें बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब आपको इस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सुक्रोज या स्टार्च में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको। तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट इसको कन्वर्ट करता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा वो। तो यहाँ पे अब आपको क्या देखना होगा कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को कैसे कन्वर्ट किया सुक्रोज में एंड स्टार्च में। तो इसकी सिंथेसिस देखनी होगी आपको, इसके बारे में क्या देखना है आपको, इसकी सिंथेसिस देखनी है, ठीक है। ये एक बार आपने देख लिया, यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई फोटोसिंथेसिस कैसे चल रही है। इसके बाद जो वाला टॉपिक होता है उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, जैसे हम रेस्पायर करते हैं वैसे प्लांट भी क्या करते हैं, प्लांट भी वैसे ही रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो उसमें आपको फोटो रेस्पिरेशन देखना होगा। 3 ऑर्गेनेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके बारे में देखना होगा कौन कौन सी ऑर्गेनेल होती है। CPM बोलते हैं जिसको, तो वो ऑर्गेनल्स के बारे में देखना कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोक्सिस, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें किस तरीके से चल रही है। यहाँ पर एक इफेक्ट भी आता है वारबर्ग इफेक्ट, तो वो वारबर्ग इफेक्ट क्या है यहाँ पर। फोटो रेस्पिरेशन जो है कौन से प्लांट में होता है, C3 में होता है, C4 में होता है। तो इस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन के बारे में इन डिटेल आप सब कुछ देख लेना। यहाँ पे इवॉल्व क्या होता है, CO2 इवॉल्व होता है या ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, रुबिस्को यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, कौन से एंजाइम्स आते हैं। तो पूरी वो जो साइकिल है वो आपको देखनी होगी अच्छे से। इसके बाद एक बार आपका ये निपट गया तो उसके बाद आप आना C4 साइकिल पे। उसके बाद आपको आना पड़ेगा C4 साइकिल में। इसमें आपको देखनी पड़ेगी कि भाई क्रैन्स एनाटमी क्या है, क्रैन्स एनाटमी क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है C4 एंड C3 प्लांट्स में, C4 एंड C3 प्लांट्स में डिफरेंस क्या होता है। इसमें जो एंजाइम्स है उसके बारे में देखना है कि एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे से वर्क करते हैं। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब जब आप साइकिल करते हो, ये सारी साइकिल्स जब आप चला रहे हो, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल,
तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली कि एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा या क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें से भी क्वेश्चन आता है कि भाई एक ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया तो कितना एनर्जी मिलता है, कितना नेट गेन होता है। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इसमें से भी आते हैं कि एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो ये एनर्जी एक्सपेंडिचर के ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना होता है इसके बारे में। लेट मी इसको मैं पूरा फोकस कर देती हूँ, ठीक है। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कैसे होता है इन सब के बारे में आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे अब आप लोगों को क्या देखना है इसी टॉपिक में, आगे आप लोग देखना है यहाँ पर यहाँ तक अभी हमने कर लिया C3 एंड C4 साइकिल। इसके बाद अब आप चलना कैम्प पाथवे। अब आप लोग क्या देख लेना, कैम्प पाथवे जो कि किस में होता है, डेजर्ट प्लांट्स में चलता है, इसके बारे में देखना। फिर पेप कार्बोक्सिलेज का रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसके रेगुलेशन के बारे में भी देख लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज लाइट कंपनसेशन पॉइंट। लाइट कंपनसेशन पॉइंट वैसे तो वो फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होता है, तो ये लाइट कंपनसेशन पॉइंट आप तब भी देख लेते हो, आपको एक ग्राफ पढ़ना होगा इसमें। और उसके साथ साथ एक और टॉपिक होता है दैट इज क्वांटम यील्ड, ठीक है। छोटे से टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, लेकिन ये देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इनको अच्छे से करके चले जाना इन सारे टॉपिक्स को, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो क्वांटम यील्ड क्या होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, इसके बाद की चीज़ अगर हम देखें तो इसके बाद आपको जो पढ़ना होगा, ये अभी एक तरीके से आपने काफ़ी कुछ सब यूनिट ख़त्म कर लिया। इसके बाद अब आपको पढ़ना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। कभी आपने सुना होगा, आई एम श्योर कि आप लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में सुना ही होगा कि एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड में, सब में नाइट्रोजन होता है, तो उसको फिक्स किया कैसे जाता है एनवायरनमेंट से। तो हमें बेसिकली कौन सा देखना है, हमें बेसिकली देखना है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। तो इसके लिए एंजाइम लगता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेस। तो ये नाइट्रोजिनेस क्या है, ये नाइट्रोजिनेस एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स किस किस चीज़ों से बना होता है, यहाँ पे कुछ जीन्स आते हैं जैसे कि निफ जीन, फिक्स जीन, ये सब क्या होते हैं भाई, एक जगह होती है, एक सेल होता है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट सेल क्या है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सिम्बायोटिक यानी कि किसी प्लांट के साथ ही रहने वाले, या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं यानी कि अकेले रहने वाले। तो उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसमें और भी टाइप्स हो सकते हैं कि एनएरोबिक हो सकते हैं, एरोबिक हो सकते हैं। तो इन सब के एग्जाम्पल्स क्या हैं भाई, इन सब के एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन सा एरोबिक होता है, कौन सा एनएरोबिक होता है। जो मेन आपको दिख रहे हैं ना जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके नाम आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें आती है जैसे कि नॉड जीन्स क्या होते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा कि नॉड जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे ही नॉड प्रोटीन क्या होता है, नॉड जीन्स नॉड प्रोटीन्स क्या होते हैं। हर एक ABCD होता है, तो उन हर एक का काम क्या होता है। ये जो है कैसे इसमें बैक्टीरिया जो है कैसे जो और आई कैन से प्लांट के अंदर कैसे वो इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन की वजह से ही क्या हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है। तो यहाँ पर पूरा आपको देखना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, कौन सा फैक्टर पहले आया, कौन सा जीन का प्रोटीन पहले आया, या फिर हम बोल सकते हैं कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे हुई, इसका प्रोसेस आपको पूरा देखना पड़ेगा। इसके अलावा इसी में एक इम्पॉर्टेंट आता है कि भाई लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा, तो इसका भी आपको फंक्शन देखना, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही आपको और क्या देखना होता है कि भाई अमोनोफिकेशन क्या होता है, अमोनोफिकेशन क्या होगा, उसके अलावा नाइट्रिफिकेशन क्या होगा। ये एक चीज़ को ना दो चीज अलग चीज़ में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया, अब हमें उससे अमोनिया बनाना होगा, नाइट्राइट बनाना होगा, नाइट्रेट बनाना होगा। डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ हैं, तो इनके बारे में भी देख लेना कि डी एसिमिलेशन, डी नाइट्रिफिकेशन, ये सब क्या है, ठीक है। ये सब जब आप एक बार कंप्लीट कर लोगे तो काफ़ी हद तक आपका जो इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक है वो काफ़ी हद तक हो गए हैं। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ना होता है,
कि फाइटोक्रोम क्या है, इटियोलेटेड ग्रोथ कैसे होती है, इसमें इटियोलेटेड ग्रोथ क्या होती है, नॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है, इसमें भी उसका रोल आता है, रेड लाइट का रोल आएगा और किसका रोल आएगा, फार रेड लाइट का रोल आता है। तो इसके बारे में देखना, इसमें जीन्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पे फाइटोक्रोम रिस्पॉन्स क्या होता है, फाइटोक्रोम रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इसके इन शॉर्ट आपको फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ना होगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 3-4 पेजेस मैक्स होगा, तो इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, दैट इज सर्कैडियन ऑस्किलेटर, कि भाई कैसे वर्क करता है हमारा प्लांट ड्यूरिंग द डॉन टाइम, डिफरेंट टाइम पे कैसे वर्क करता है, वो सब आपको देखना होगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, एक सॉरी फोटो पीरियोडिज्म, ट्रॉपिज्म तो अलग है, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म यानी कि लाइट के हिसाब से प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कुछ डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो ये सब कैसे वर्क करते हैं, क्रिटिकल पीरियड क्या होता है इनमें, क्रिटिकल पीरियड से लाइट किसको ज़्यादा चाहिए, क्रिटिकल पीरियड से लाइट किसको कम चाहिए, इन सब के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके डायग्राम्स मिलेंगे। क्रिटिकल पीरियड होगा, ऊपर है, ज़्यादा नीचे है, तो फ्लावरिंग होगी या वेजिटेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से फोटो पीरियोडिज्म वर्क करता है। इंपॉर्टेंट है ये फोटो पीरियोडिज्म वाला फंडा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े फोटो पीरियोडिज्म के बाद, तो हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको सब देखना है कि भाई वो होते क्या हैं, प्लांट हार्मोन्स होते क्या है, उनका फंक्शन क्या होता है, उनको रेगुलेट किया कैसे जाता है, उनकी जो सिंथेसिस है वो कैसे होती है, उनकी पूरी सिंथेसिस आपको देखनी होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखना होगा कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के साथ मिलके कैसे काम करता है, उसके अपोजिट में कैसे काम करता है। इसमें कुछ कुछ सिग्नलिंग भी होंगी, वो सिग्नलिंग्स आपको देखनी होगी। तो इन सब में प्लांट हार्मोन्स में सबके बारे में आपको ये सब देखना है कि फंक्शन क्या है, रेगुलेशन क्या है, सिंथेसिस कैसे होती है, सिग्नलिंग कैसा है, उनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, उनको फर्स्ट टाइम किसने डिटेक्ट किया था। कुछ कुछ है सिंथेटिक होते हैं, तो सिंथेटिक कौन से हैं, नेचुरल है तो नेचुरल कौन से हैं, किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे सिंथेसिस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं, उनका फंक्शन क्या है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। तो हार्मोन्स जो आपको पढ़ने हैं वो एक तो है जैस्मोनेट्स, ठीक है। जैस्मोनेट्स के बाद वो जो कॉमन होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, उसके अलावा इथाइलिन, इथाइलिन के अलावा और आता है एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइन। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा सैलिसाइक्लिक एसिड, उसके अलावा स्टेरकोलेक्टोन्स, ये सब आपको पढ़ना होगा। ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ये सारे जो हैं आपको इन सब के बारे में पढ़ना होगा कि भाई इन सब की सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे चलता है, क्योंकि प्लांट हार्मोन से आप क्वेश्चंस आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, आराम से क्वेश्चन इसमें से आता है प्लांट हार्मोन से। तो इसको अच्छे से पढ़ना, इसकी सिंथेसिस वगैरह बहुत अच्छे से देखना। इनफैक्ट आई गेस आपको ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इन सब के बारे में तो अच्छे से पता होगा क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मे बी ये बाकी जो कुछ कुछ है जैस्मोनेट्स ये सब नए लगे, लेकिन इनको अच्छे से कर लेना, हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये एक बार पढ़ लिया हमने। तो इसके अब अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट पे चले 1 सेकेंड। इसके बाद हमें देखना होगा क्रिप्टोक्रोम के बारे में, क्रिप्टोक्रोम के बारे में, ठीक है। क्रिप्टोक्रोम क्या होता है उसके बारे में देखना। यहाँ पर जो जीन्स होते हैं, क्रायोजीन वगैरह, वो क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, ये सब देखना। इसके अलावा फोटोट्रॉपिन के बारे में कि भाई फोटोट्रॉपिन क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका काम क्या है फोटोट्रॉपिन का, ये आपको देखना होगा। और उसके अलावा यहाँ पर अगर किसी फोटोट्रॉपिन के जीन का म्यूटेशन हो गया तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, उसमें किस हिसाब से ग्रोथ होती है, ये सब। इसके अलावा फ्लोरीजन के बारे में आपको थोड़ा सा देखना होगा, उसमें ग्राफ्टिंग कैसे वर्क करती है ये। इसके अलावा वर्नलाइजेशन, भाई क्या होता है वर्नलाइजेशन, जब ठंडी में ग्रो किया जाता है प्लांट्स को आर्टिफिशियली। तो ये सब बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। इन सब के बारे में छोटी मोटी इनकी आपको सिग्नलिंग भी मिल जाएगी, छोटी छोटी सी इनकी सिग्नलिंग होती है, वो भी आप देख लेना। तो यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है।
इसके बाद अब आप लोग अब आप लोग चलोगे वाटर के मूवमेंट के हिसाब से, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट वाटर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स में वाटर का डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, ऑस्मोसिस कैसे चलती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सब मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले से भी पता होगा, बचपन से हमने सीखा ही है इनके बारे में, फिर भी इनको अच्छे से देखना। बल्क फ्लो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल आपको देखने को मिल जाएंगे। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसके अलावा सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, ये सारे जो छोटे मोटे पोटेंशियल है इन सब के बारे में भी देख लेना। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो भाई ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वो जो लॉस ऑफ वाटर है वो कैसे होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होता है। स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होगा, उसमें जो आयंस है वो कैसे रोल प्ले करते हैं, पोटेशियम जो है वो कैसे रोल प्ले करता है। तो इसमें प्रोटोन मोटिव फोर्स का किस तरीके से रोल आता है, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसपीरेशन जो है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी किस तरीके से रोल प्ले करेगा, वाटर के एब्जॉर्प्शन में रूट से किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद अगर हम चाहें तो इसके बाद आपको देखना होगा एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप, जिसमें सबसे पहले रोल आता है जाइलम का, जिसमें आपको पढ़ना होगा जाइलम के बारे में। जाइलम किस किस चीज़ों से बना होता है, जैसे कि ट्रैकीड होता है, ट्रैकीड के अलावा वेसल्स होते हैं। इसी में ही कोहेशन क्या होता है, अडहेशन फोर्स क्या होता है, जाइलम करता क्या है, कैसे वर्क करेगा, ये सब चीज़ें। इसमें ही फिर आपको फ्लोएम के बारे में भी पढ़ना होगा कि भाई फ्लोएम किस किस चीज़ों से बना होता है, जैसे कि उसमें कंपेनियन सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स के अलावा सीव ट्यूब होते हैं। तो ये सब कैसे मिलके वर्क करते हैं। इसमें सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, किस तरीके से सोर्स और सिंक के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है, सीव एलिमेंट क्या है, इन सब के बारे में देखना। सोर्स सेल क्या होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे ही दो ट्रांसपोर्ट होता है, एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट एंड सिम्प्लास्टिक। तो ये क्या है भाई, इसमें किस तरीके से काम चलता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो यानी कि कम चाहिए होगा, मैक्रो यानी कि ज़्यादा चाहिए होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो उसमें क्या क्या होता है, ये तो इनफैक्ट आप 12th की एनसीईआरटी में भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो उसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, एक बार आपने ये सब देख लिया, कोहेशन अडहेशन फोर्स भी देख लिया, तो उसके बाद अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे अब हमें क्या देखना होगा। नाउ इफ़ वी मूव फर्दर, तो यहाँ पे हमें आगे देखना पड़ेगा प्लांट मूवमेंट से रिलेटेड। इससे आगे हमें देखना है प्लांट मूवमेंट के बारे में। ठीक है, कि प्लांट जो है वो लाइट, जैसे आपने सुना होगा ना कि लाइट की तरफ मूवमेंट शो करता है, सॉइल की तरफ, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट शो करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसमें से मैं आपको कुछ बता देती हूँ। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ग्रेविटोट्रॉपिज्म क्या होता है भाई, मतलब कि जो प्लांट है वो ग्रेविटी की तरफ कैसे ग्रो करता है। इसी के अलावा से वो कुछ मूवमेंट शो करता है, जैसे कि कीमोटेक्सिस, फोटोटेक्सिस। तो ये सारी जो छोटी छोटी ऐसी आपको और स्टेटमेंट्स भी मिल जाएंगे, छोटी छोटी दो तीन लाइनों की। तो ये आप देख लेना कि भाई ये क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और छोटे से टॉपिक्स बच जाएंगे, जैसे कि स्ट्रेस से रिलेटेड। तो एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, इसमें प्लांट्स किस तरीके से एक्ट करता है, एबीए कैसे इसमें एक्ट करेगा, क्योंकि एबीए क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन ही होता है। तो इसमें कैसे वो एक्ट करते हैं ड्रॉट के टाइम पे, फ्लड के टाइम पे, अगर इंसेक्ट्स की वजह से कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो ये सब स्ट्रेस के बारे में देखना है। प्लस जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्लस यहाँ पे और क्या होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में देखना है। जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स बनाते हैं, अभी तक पता नहीं चला है कि उनका एक्चुअल में रोल क्या है प्लांट्स के लिए। हमारे लिए तो बहुत रोल होता है, लेकिन प्लांट्स के लिए क्या है। जैसे कि इसमें टर्पिन्स आते हैं, तो उनका कैसे सिंथेसिस किया जाता है, टर्पिन्स का सिंथेसिस, फिनॉल का कैसे सिंथेसिस किया जाता है। इसमें आपको बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे रबर वगैरह, जो ड्रग्स होती है प्लांट से हम लेते हैं, रबर लेते हैं, गम लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे हमें मिलती है। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत देखना होगा। तो इस पूरे को करके आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे ये सारी चीज़ें आपका करके जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है वो फाइनली आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है वो थोड़ी लंबी है,
और जनरली जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वो ये होता है कि या तो एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ लें या फिर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा केस बताऊँ तो मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो जूलॉजी बैकग्राउंड से है। सो मैंने क्या किया था, मुझे एनिमल फिजियोलॉजी पहले से आती थी, काफ़ी हद तक मुझे आती थी, तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने प्लांट फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी तो मुझे पहले से आती थी, तो मुझे उसके ऊपर इतना टाइम देना नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि वो जो मुझे टाइम मिल रहा है मैं प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर दे देती हूँ, तो मैंने प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी थी। तो ऐसे ही अगर आप समझो, अगर आपकी बॉटनी बहुत अच्छी है, पहले तो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में से एक ही पढ़ना है क्या। और इफ़ अगर आपको लगता है कि भाई आप कर सकते हो, तो अगर बॉटनी के बैकग्राउंड के हो तो बॉटनी वाले को प्लांट्स बहुत अच्छे से आती होगी, तो मैं एनिमल फिजियोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस कर ले। तो इस तरीके से इट्स योर पर्सनल चॉइस। और जिनका कोई और ही बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, कुछ और ही बैकग्राउंड है, तो आप इन दोनों में से कोई यूनिट को चूज कर सकते हो। इसके लिए जो एक बुक है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो तेज एंड जिगर की जो बुक है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं उसी से ही पढ़ना अब प्रेफर करती हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और एल्स यू कैन रेफर एनी बुक जो कि स्पेसिफिकली CSI या नेट के लिए बनी है, बट एज लॉन्ग एज आपको उसमें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहे हैं आपके, आपसे PYQ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स ऑलवेज। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन देखनी है कि भाई ठीक जा रही है या नहीं जा रही, तो आपको क्या करना है, PYQ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। जितने ज़्यादा PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इतना अच्छा आइडिया आएगा। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है पूरी तरीके से, बाकी यूनिट्स का भी जो जितना भी है हाउ टू स्टडी हम बना देंगे जल्द ही। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज बंसल बायोलॉजी, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एनी PhD एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट विल हेल्प देम अ लॉट। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट